चचा सैम के नाम मंटो का दूसरा खत। चचा जान तस्लीमात, बहुत पहले मैंने आपकी खिदमत में एक खत भेजा था। आपकी तरफ से तो उसकी कोई मिलने की इत्तिला ना आई, मगर कुछ दिन हुए आपके दूतावास के एक साहब, जिनका नाम मुझे इस वक्त याद नहीं, शाम को मेरे घर पर पधारे थे। उनके साथ एक स्वदेशी नौजवान भी थे। उन साहबान से जो बातचीत हुई उसका खुलासा लिख देता हूं। उन साहब से अंग्रेजी में बातचीत हुई। मुझे हैरत है चाचा जान कि वो अंग्रेजी बोलते थे, अमरीकी नहीं, जो मैं सारी उम्र नहीं समझ सकता। बहरहाल उनसे आध पौन घंटा बातें हुई। वो मुझसे मिलकर बहुत खुश हुए। जिस तरह हर अमरीकी हर पाकिस्तानी या हिंदुस्तानी से मिलकर खुश होता है, मैंने भी यही जाहिर किया कि मुझे बड़ी खुशी हुई। वास्तव में सच्चाई ये है कि मुझे गोरे अमरीकनों से मिलकर कोई राहत या खुशी नहीं होती। आप मेरे बेबाकपन का बुरा ना मानिएगा। पिछले महायुद्ध के दौरान मैं बंबई में रहता था। एक रोज मुझे बॉम्बे सेंट्रल जाने का इत्तेफाक हुआ। उन दिनों वहां आप ही के देश का दौरा था। बेचारे टॉमियों को कोई पूछता ही नहीं था। बंबई में जितनी एंग्लो इंडियन, यहूदी और पारसी लड़कियां थी, अमरीकी फौजियों की बगल में चली गई थी। चचा जान, मैं आपसे सच अर्ज करता हूं कि जब आपके अमेरिका का कोई फौजी किसी यहूदी, पारसी या एंग्लो इंडियन लड़की को अपने साथ चिपटाए गुजरता था तो टॉमियों के सीने पर सांप लौट जाते थे। असल में आपकी हर अदा निराली है। हमारे फौजी को तो यहां इतनी तनख्वाह मिलती है कि वो उसका आधा पेट भी नहीं भर सकती, मगर आप एक मामूली चपड़ासी को इतनी तनख्वाह देते हैं कि अगर उसके 2 पेट भी हों तो वो उनको नाक तक भर दे। चाचा जान, गुस्ताखी माफ। क्या ये फ्रॉड तो नहीं? आप इतना रुपया कहां से लाते हैं? छोटा मुंह और बड़ी बात, लेकिन आप जो काम करते हैं उसमें ऐसा मालूम होता है नुमाइश ही नुमाइश। हो सकता है कि मैं गलती पर हूं, मगर गलतियां इंसान ही करता है, और मेरा ख्याल है कि आप भी इंसान हैं। अगर नहीं हैं तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। मैं कहां से कहां चला गया। बात बॉम्बे सेंट्रल रेलवे स्टेशन की थी। मैंने वहां आपके कई फौजी देखे। उनमें ज्यादातर गोरे थे, कुछ काले भी थे। आपसे सच अर्ज करता हूं कि वो काले उन गोरे फौजियों के मुकाबले में कहीं ज्यादा मोटे और सेहतमंद थे। मेरी समझ में नहीं आता कि आपके मुल्क के लोग ज्यादातर चश्मा क्यों इस्तेमाल करते हैं। गोरों ने तो खैर चश्मे लगाए ही हुए थे, कालों ने भी लगाए हुए थे, जिन्हें आप हबशी कहते हैं और आवश्यक हो तो लिंच भी कह देते। यह काले क्यों चश्मे की जरूरत महसूस करते हैं? मेरा ख्याल है कि यह सब आपकी कूटनीति है। आप चूंकि 7 आजादियों के दावेदार हैं, इसलिए आप चाहते हैं कि इन कालों को, जिन्हें आप बड़ी आसानी से हमेशा के लिए आराम की नींद सुला सकते हैं और सुलाते रहे हैं, एक मौका दिया जाए कि वो आपकी दुनिया को आपके चश्मे से देख सके। मैंने वहां बॉम्बे सेंट्रल के स्टेशन पर एक हबशी फौजी देखा। उसके डेंटर ये मोटे मोटे थे। वो इतना सेहतमंद था कि मैं डर के मारे सुगड़ के आधा हो गया, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत से काम लिया। वो अपने सामान के साथ टेक लगाए सुस्ता रहा था। उसकी आंखें मूंदी हुई थी। मैं उसके पास गया। मैंने बूट के जरिए से आवाज पैदा की। उसने आंखें खोली तो मैंने उससे अंग्रेजी में कहा, जिसका सारांश ये है, मैं यहां से गुजर रहा था कि आपकी शख्सियत को देखकर ठहर गया। इसके बाद मैंने हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया। उस काले कलूटे फौजी ने, जो चश्मा लगाए हुए था, अपना फौलादी पंजा मेरे हाथ में दे मारा। इससे पहले कि मेरी सारी हड्डियां चूर चूर हो जाती, मैंने उससे निवेदन किया, खुदा के लिए बस इतना ही काफी है। उसके काले काले और मोटे मोटे होठों पर मुस्कुराहट पैदा हुई और उसने ठेठ अमरीकी लहजे में मुझसे पूछा, तुम कौन हो? मैंने अपना हाथ सहलाते हुए जवाब दिया, मैं यहाँ का बाशिंदा हूं। यहाँ स्टेशन पर तुम नजर आ गए तो तुरंत दिल चाहा कि तुमसे 2 बातें करता जाऊं।
उसने मुझसे अजीबोगरीब सवाल किया, यहां इतने फौजी मौजूद हैं, तुम्हें मुझ ही से मिलने की इच्छा क्यों पैदा हुई? चाचा जान, सवाल टेढ़ा था, लेकिन जवाब खुद ब खुद मेरी जबान पर आ गया। मैंने उससे कहा, मैं काला हूं और तुम भी काले हो, मुझे काले आदमियों से प्यार है। वो और ज्यादा मुस्कुराया। उसके काले और मोटे होंठ मुझे इतने प्यारे लगे कि मेरा जी चाहा इन्हें चूम लूं। चाचा जान, आपके यहां बड़ी खूबसूरत औरतें हैं। मैंने आपकी एक फिल्म देखी थी, क्या नाम था उसका? हाँ हाँ हाँ, याद आया, बेदिंग ब्यूटी। यह फिल्म देखकर मैंने अपने दोस्तों से कहा था, चाचा जान, इतनी खूबसूरत टांगे कहां से इकट्ठी कर लाए हैं? मेरा ख्याल है करीब करीब 200-250 के करीब तो जरूर होंगी। चाचा जान, क्या वास्तव में आपके देश में ऐसी टांगे आम होती हैं? अगर आम होती हैं तो खुदा के लिए, अगर आप खुदा को मानते हैं, इनकी नुमाइश कम से कम पाकिस्तान में बंद कर दीजिए। हो सकता है यहां आपकी औरतों के टांगों के मुकाबले में कहीं ज्यादा अच्छी टांगे हो, मगर चाचा जान, यहां कोई उनकी नुमाइश नहीं करता। खुदा के लिए यह सोचिए कि हम सिर्फ अपनी बीवी की ही टांगे देखते हैं। दूसरी औरतों की टांगे देखना हम पाप समझते हैं। हम बड़े पुराने ख्यालात के आदमी। बात कहां से निकली थी, कहां चली गई? मैं माफी नहीं मांगना चाहता, क्योंकि आप ऐसे ही दस्तावेज पसंद करते हैं। कहना यह था कि आपके वो साहब जो यहां के दूतावास से संबंधित हैं, मेरे पास पधारे और मुझसे निवेदन किया कि मैं उनके लिए कहानी लिखूं। मैं स्तब्ध रह गया, इसलिए कि मुझे अंग्रेजी में लिखना आता ही नहीं। मैंने उनसे अर्ज किया, जनाब, मैं उर्दू जबान का राइटर हूं, मैं अंग्रेजी लिखना नहीं जानता। उन्होंने फरमाया, कहानी उर्दू ही में चाहिए, हमारा एक अखबार है जो उर्दू में छपता है। मैंने इसके बाद अधिक खोजबीन की जरूरत ना समझी और कहा, मैं तैयार हूं। और खुदा जानता है कि मुझे मालूम नहीं था वो आपके कहने पर मेरे घर तशरीफ लाए हैं। क्या आपने उन्हें मेरा वो खत पढ़वा दिया था जो मैंने आपको लिखा था? खैर, इस हादसे को छोड़िए। जब तक पाकिस्तान को गेहूं की जरूरत है, मैं आपसे कोई गुस्ताखी नहीं कर सकता। वैसे प्रतिष्ठित पाकिस्तानी होते के नाते वैसे प्रतिष्ठित पाकिस्तानी होने के नाते हालांकि मेरी सरकार मुझे इस काबिल नहीं समझती। मेरी दुआ है कि खुदा करे कभी आपको भी बाजरे और निकसुक के साग की जरूरत पड़े और मैं जिंदा रहूं कि आपको भेज सकूं। अब सुनिए, उन साहब ने, जिनको आपने भेजा था, मुझसे पूछा, आप एक कहानी के कितने रुपए लेंगे? चाचा जान, संभव है आप झूठ बोलते हो, और आप निसंदेह झूठ बोलते हैं, मजाक ही में सही। यह फन मेरे नसीब में नहीं है। उस रोज मैंने एक नौसिखिया के तौर पर झूठ बोला और उनसे कहा, मैं एक कहानी के 200 रुपए लूंगा। अब हकीकत यह है कि यहां के पब्लिशर मुझे एक कहानी के लिए ज्यादा से ज्यादा 40-50 रुपए देते हैं। मैंने 200 रुपए कह दिए, लेकिन मुझे इस एहसास से अंदरूनी तौर पर सख्त शर्मिंदगी हुई कि मैंने इतना झूठ क्यों बोला। अब क्या हो सकता था? लेकिन चाचा जान, मुझे सख्त हैरत हुई जब आपके भेजे हुए साहब ने बड़ी हैरानी से, मालूम नहीं वो मजाक था या असल, फरमाया, सिर्फ 200 रुपए? कहानी के लिए कम से कम 500 रुपए तो होने चाहिए। मैं चकित हो गया कि एक कहानी के लिए 500 रुपए? यह तो मेरे ख्वाबो ख्याल में भी नहीं आ सकता था, लेकिन मैं अपनी बात से कैसे हट सकता था। इसीलिए चाचा जान, मैंने उनसे कहा, साहब देखिए, 200 रुपए ही होंगे बस। अब आप इसके बारे में ज्यादा बातचीत ना कीजिए। वो चले गए, शायद इसलिए कि वो समझ चुके थे मैंने पी रखी वो शराब जो मैं पीता हूं, अरे जिसका जिक्र मैं अपने पहले खत में कर चुका हूं। चाचा जान, मुझे आश्चर्य है कि मैं अब तक जिंदा हूं। हालांकि मुझे 5 बरस
हो गए हैं यहाँ का ये कड़वा जहर पीते हुए। अगर आप यहाँ तशरीफ लाएं तो आपको यह जहर पेश करूंगा। उम्मीद है आप भी मेरी तरह अजीबो गरीब तौर पर जिंदा रहेंगे और आपकी 7 आज़ादियां भी सुरक्षित रहेंगी। खैर, इस किस्से को छोड़िए। दूसरे रोज सुबह सवेरे जब मैं बरामदे में शेव कर रहा था, आपके वही साहब फिर घर पर आ गए। संक्षिप्त सी बातचीत हुई। उन्होंने मुझसे कहा, देखिए 200 रुपए की रट छोड़िए, 300 ले लीजिए। मैंने कहा ठीक है, और मैंने उनसे 300 रुपए ले ली। रुपए जेब में रखने के बाद मैंने उनसे कहा, मैंने आपसे 100 रुपए ज्यादा वसूल किए हैं, लेकिन याद रहे कि जो कुछ मैं लिखूंगा वह आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं होगा। इसके अलावा उसमें किसी किस्म के बदलाव का हक आपको नहीं दूंगा। वो चले गए, फिर नहीं आए। चचा जान अगर आपके पास पहुंचे हो और उन्होंने आपको कोई रिपोर्ट पहुंचाई हो तो कृपया तुरंत अपने पाकिस्तानी भतीजे को जरूर सूचित करें। मैं वो 300 रुपए खर्च कर चुका हूं, और अगर आप वापस लेना चाहें तो मैं 1 रुपया प्रति माह के हिसाब से चुका दूंगा। उम्मीद है कि आप 7 आजादियों समेत बहुत खुश होंगे। खाकसर, आपका भतीजा सआदत हसन मंटो। 1954, 31 लक्ष्मी मैंशंस, हॉल रोड, लाहौर।